वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्ची? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने सीए फाउंडेशन के अंदर यूनिट नंबर 5 तक हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुके हैं। जिन भी बच्चों ने नहीं देखे पहले हमारे चैनल पे जाकर के उसको वॉच करें, पहले उसको देखें। मैं सीरीज में करवा रहा हूं अभी। अगर सीए फाउंडेशन की अगर हम बात करें तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का ही मैं अभी लेक्चर करा रहा हूं, जहां पर यूनिट नंबर 6 को आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग एक बार समझते हैं कि क्या क्या कंटेंट हम लोग कवर करेंगे। तो यहां पर सीए फाउंडेशन की बात करें बच्चे, हम लोग सीए फाउंडेशन के बारे में का जो लॉ का जो पोर्शन है, बिजनेस लॉ, यहां पर चैप्टर नंबर 2 जहां पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की हम बात करेंगे, जहां पर यूनिट नंबर 6 की बात करेंगे बच्चे। 5 तक मैंने करा चुका हूं, सबसे पहले उसको जाकर के देखें और वन शॉट में हमने कराया। यहां पर यूनिट नंबर 6 के अंदर हम लोग बात करेंगे कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं और क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हम किसे बोलते हैं। तो आइए बच्चे हम लोग इसको समझते हैं। चलिए तो एक बार पहले हम लोग सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि क्या क्या कंटेंट इस पूरी चैप्टर के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं, क्या क्या कंटेंट कवर करेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर, उसके बारे में हम लोग समझते हैं और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आइए बच्चे हम लोग बात करते हैं कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पहले समझेंगे। आइए उसके बाद एनफोर्समेंट का क्या रूल्स है, उसके बाद वेजरिंग एग्रीमेंट वर्सेस कंटिजेंट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है बच्चे, उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद बात करेंगे क्वाशी कॉन्ट्रैक्ट किसे बोलते हैं, इसके क्या टाइप्स होते हैं क्वाशी कॉन्ट्रैक्ट के, और लीगल ऑब्लिगेशन एंड रूल्स क्या है, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए एक एक करके हम लोग इन चीजों को देखेंगे। आइए तो सबसे पहले बच्चे हम लोग यहां पर बात करेंगे कि कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की जब हम बात करते हैं बच्चे, तो ये कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक तरह से कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ये किसी भी घटना के होने या ना होने के ऊपर डिपेंड करते हैं। आइए हम लोग लॉ के अंदर क्या चीजें मेंशन करी है, तो आइए डेफिनेशन ऑफ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात करें बच्चे, सेक्शन 31 के अंदर डिफाइन करा गया है। यहां पर यह बताया गया है कि कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग। यानी कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पर किसी घटना के होने के या न होने के चांसेस होते हैं। अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट, जो इवेंट होगा बच्चे कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन, या तो हैपन भी हो सकता है या हैपन नहीं भी हो सकता है। आइए यहां पर हम बात करते हैं एग्जांपल की, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, इंडेमनिटी एंड गारंटी फॉल अंडर दिस कैटेगरी। बच्चे एक बात बताइए, जब इंश्योरेंस की पॉलिसी कराते हैं, जैसे मान लीजिए आपने अपने गोडाउन के लिए, आपने अपने गोडाउन में जो गुड्स है उसका इंश्योरेंस कराया कि ताकि कल को अगर फायर लगती है या गोडाउन में आग लगती है तो आपको कंपनसेशन या क्लेम मिलेगा। बट बच्चे ये तो तभी मिलेगा ना जब आपके गोडाउन में आग लगेगी या आपके गुड्स जलेगी, तभी तो मिलेगा। क्या अगर ये इवेंट अगर हैपन नहीं होती है तो क्या आपको क्लेम और कंपनसेशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर मान लीजिए अगर ऐसा अगर होता है इवेंट, तभी तो मैं कह सकता हूं कि कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट किसी घटने के होने या ना होने के ऊपर डिपेंड करता है जो फ्यूचर अनसर्टेन है। समझ में आ गया? तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड इंडेमनिटी एंड गारंटी जो है ये एग्जाम्पल है किसका बच्चा, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। आइए हम लोग दो एग्जाम्पल यहां पर समझते हैं जिससे कि बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। ए जो है यहां पर ए और बी के साथ एग्रीमेंट होती है। यहां पर बच्चे ए बी को पे कर रहा है 1 लाख रुपया, ठीक है। जब यहां पर बी के घर में जो है आग लगेगी या बी के घर जो है जल जाएंगे तब, तो यहां पर ये कॉन्ट्रैक्ट किस नेचर का है बच्चे, कंटिजेंट नेचर का है, इसीलिए हम कहते हैं इसको कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। इट इज अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें, ए मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विथ बी टू बाय हिज हाउस फॉर 50 लाख इफ ही इज एबल टू सिक्योर टू बैंक लोन दैट अमाउंट, कॉन्ट्रैक्ट इज कंटिजेंट। अब बच्चे ये कह रहा है कि देखो, ए बी को कह रहा है कि देख मैं तुम्हारा मकान तो परचेज कर लूंगा, लेकिन कब मैं परचेज करूंगा, मैं तुम्हारा मकान तभी परचेज कर पाऊंगा जब मुझे बैंक से लोन मिल जाएगा या बैंक हमें वो लोन अमाउंट दे देती है। तो ये कंटिजेंट नेचर के है बच्ची। तो ये घटना के होने या ना होने के चांसेस की अगर बात करें, अनसर्टेन है, इनडेफिनिट है। समझ में आ गया? क्लियर है? तो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो नोन एज ए कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट भी हम इसको बोलते हैं। तो यहां तक की बातें आपको समझ में आ गया? क्लियर है पॉइंट्स? आगे बढ़ सकता हूं? चलिए
अ कॉन्ट्रैक्ट में भी एब्सोल्यूट और कंटीजेंट। कॉन्ट्रैक्ट आपका एब्सोल्यूट भी होता है, कंटीजेंट भी होती है। एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट इज वन वेयर द प्रोमिसर अंडरटेक्स टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट इन एनी इवेंट विदाउट एनी कंडीशंस, वहां पर कोई कंडीशन की बात नहीं करी जाती है। तो आई होप कि आपको कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझ में आ गया होगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा, यहां पर समझिए, जैसे मिस्टर एक्स ने कहा मिस्टर वाई को कि हे मिस्टर वाई, अगर तुम शादी करोगे किसके साथ, मान लो रिया के साथ, तो मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगा। तो ये 50,000 रुपए कब संभव होगा, जब यहां पर मिस्टर एक्स ने प्रॉमिस करा कि मिस्टर वाई तुम्हें मैं 50,000 रुपीज पे करूंगा। कब, जब तुम शादी करोगे किससे, रिया से। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि ये क्या है, कंडीशन है। ये तभी पॉसिबल होगा जब ये इवेंट हैपन होगा। दिस इज कॉल्ड कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ चुकी होगी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए आइए बच्चे, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे मीनिंग ऑफ कोलेटरल इवेंट। कोलेटरल इवेंट की मतलब क्या होता है, उसके बारे में समझते हैं। Pollock and Muller defined collateral event as an event which is neither to performance directly promised as a part of contract nor the whole of the consideration of the promise. ना तो an event which is neither a performance directly promised as पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ना तो ये पूरे पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होती है, नहीं तो पूरे ही के होल एग्रीमेंट कंसिडरेशन, यहां पर होल ऑफ द कंसिडरेशन फॉर अ प्रॉमिस, ना तो यहां पर पूरे कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट, पूरे होल कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होती है, ना तो इसके पार्ट होती है। आइए एग्जांपल के थ्रू हम समझाते हैं आपको। यहां पर आइए दो एग्जांपल है। ए कॉन्ट्रैक्ट टू पी, ए ने कॉन्ट्रैक्ट करा, यहां पर ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा है कि ए कॉन्ट्रैक्ट पे टू बी 10 लाख इफ बी हाउस इज बर्न, अगर बी का मकान जलेगा। दिस इज अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट हियर बर्निंग ऑफ द B's house neither of a performance promised as a part of contract nor it is a consideration obtained from B. The liability of A arises only the happening of collateral event. कहने का मतलब ये है A और B के बीच में एग्रीमेंट होती है। A कहता है कि देख भाई B, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा, कब, जब तुम्हारे मकान में आग लगेगा और तुम्हारे मकान जब जलेगी उसके बाद मैं दूंगा। तो मैं कह सकता हूं कि ये क्या कोलेटरल है, किसी घटना के ऊपर डिपेंड करता है। जब ये इवेंट हैपन होगा तभी तो मिलेगा, जब तक ये इवेंट हैपन नहीं होगा तो क्या पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा। सेकंड देखिए, ए एग्रीज टू ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी टू बी। ए यहां कह रहा है कि देख मैं अपनी प्रॉपर्टी तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा इफ हर वाइफ सी डाइज। This is a contingent contract because the property can be transferred only when C dies. बच्चे यहां पर A ने B को कहा कि देख भाई मैं अपना प्रॉपर्टी ट्रांसफर तो कर दूंगा, लेकिन कब, जब हर वाइफ C, यहां पर उसकी वाइफ जो C है, जब वो डाई, यहां पर क्या कर देगी, जब वो उनकी मृत्यु हो जाएगी तब। तो मैं कह सकता हूं कि उनकी वाइफ, ये प्रॉपर्टी तभी ट्रांसफर होगी जब उनकी वाइफ जो है डाई करेगी। समझ में आ गया, क्लियर समझ में आ गया। तो ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है बच्चे। आइए हम लोग समझते हैं कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट को और बेहतर तरीके से समझने के लिए यहां पर कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स या कुछ फीचर्स दे रखी है किसका बच्चे, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वुड डिपेंड्स अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम इवेंट और कंडीशन। द कंडीशन में बी प्रेसिडेंट और सब्सिक्वेंट। बच्चे यहां पर परफॉर्मेंस ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है किसी घटने के होने के या ना होने के ऊपर डिपेंड करता है, किसी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है बच्चे। जैसे ए प्रॉमिस्ड टू पे 50,000 टू बी इफ इट रेन्स ऑन अ फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ। यानी ए कह रहा कि बी मैं तुम्हें पैसा पे करूंगा 50,000 जब क्या होगा, बारिश होगी फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ। तो मैं कह सकता हूं कि या फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ में जब बारिश होगी तभी पैसे मिलेगी। सेकेंड, द इवेंट रेफर टू अ कोलेटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट, यानी द इवेंट रेफर टू एज कोलेटरल टू कॉन्ट्रैक्ट। इवेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। द इवेंट शुड नाइदर परफॉर्मेंस promised nor consideration for a promise। यानी द इवेंट रेफर टू एज अ कोलेटरल टू कॉन्ट्रैक्ट की जब हम बात करते हैं, द इवेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। द इवेंट शुड बी नाइदर परफॉर्मेंस promised nor consideration for promise। उसके बाद बात करें ए नंबर में वेयर ए एग्रीज टू, जैसे एग्जांपल को समझो,
द इवेंट रेफर एज अ कोलेटरल टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? इवेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इवेंट ना तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होगा। द इवेंट शुड बी नाइदर परफॉर्मेंस promised or nor a consideration for the promise, यानी where A agrees to deliver 100 bags of wheat and A agrees to deliver 100 bags of wheat and B agrees to pay price only afterwards, the contract is conditional contract and not contingent because the event on which B's obligation is made depends upon the part of promise itself and not the contingent event. Similarly, where A promised to pay 10,000 if he marries, तो यहां पर ए जो है प्रॉमिस पे करेगा बी को 1 लाख इफ ही मैरिज, अगर वो शादी करेगा तो यहां पर मैं कह सकता हूं बच्चे, पहला एग्जांपल, ए एग्रीज टू डिलीवर 100 बैग्स ऑफ व्हीट एंड बी एग्रीज टू पे प्राइस ओनली आफ्टरवर्ड्स, द कॉन्ट्रैक्ट इट इज कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या है बच्चे? कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है, कंडीशन लगा दिया गया एंड नॉट कंटीजेंट बिकॉज द इवेंट ऑन विच बीज ऑब्लिगेशन इज मेड डिपेंड्स अपॉन द पार्ट ऑफ प्रॉमिस इटसेल्फ नॉट द कोलेटरल इवेंट। समझ में आ गया? चलिए, तो ये क्या है बच्चे? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। आइए सी नंबर में कहता है, और यहां पर देखिए यहां पर क्या कह रहा, एग्जाम्पल की अगर बात करें, ए एग्री टू कंस्ट्रक्ट अ स्विमिंग पूल फॉर बीज 20 लाख एंड बी एग्रीज टू मेक द पेमेंट ओनली द कंप्लीशन ऑफ स्विमिंग। तो यहां पर ए बी के साथ एग्रीमेंट हो रहा है कि 20 लाख रुपए दूंगा, कब? जब स्विमिंग पूल जो है कंप्लीट होगा। इट इज नॉट अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एज इवेंट दैट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्विमिंग पूल इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द कॉन्ट्रैक्ट। तो बच्ची कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, समझिएगा। ए एग्री टू कंस्ट्रक्ट अ स्विमिंग पूल फॉर अ बी फॉर 20 लाख एंड बी एग्रीज टू मेक अ पेमेंट ओनली। यहां पर ये बात करी जा रही है, ए कह रहा है बी को कि देख मैं तुम्हें पेमेंट तभी करूंगा जब ये कंस्ट्रक्शन का काम जो है कंप्लीट हो जाएगा, यानी स्विमिंग पूल जब बन जाएगा तब हम तुम्हें पेमेंट करेंगे। तो ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इट इज नॉट अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एज द इवेंट दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ स्विमिंग पूल इज डायरेक्टली करेक्ट। तो डायरेक्टली किस चीज से कनेक्ट कर रहा है बच्चे? कॉन्ट्रैक्ट से। द कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, द कंटीजेंट event should not be mere will be of the promise, यानी the event should be contingent in addition to being that will be the promiser। यानी आइए इस एग्जांपल को समझते हैं। if A promises to pay, A promises to B pay, A promises to pay B 1 lakh if he so chooses, it is not a contingent contract, in fact it is not a contract at all, however where event within the promiser will but not merely his will, it may be contingent contract। तो ये क्या हो सकता है? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। आप समझो इस एग्जांपल को। इफ ए promises to pay B 1 लाख इफ ही शो चूजेस, इट इज नॉट अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। वहां पर जहां पर चूज करने की बात करी जा रही है, तो ये क्या बन जाएगा बच्चे? इट मे बी कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड, if A promises to pay B, if A promises to pay B 1 lakh if it's rains on a 1st April, यहां पर A जो है B को 1 लाख पे करेगा, कब? जब रेन होगा, कब? 1st अप्रैल, एंड A leave Delhi for Mumbai on a particular day, it is a contingent contract because going to Mumbai is an event no doubt within A's will but raining is not merely his will। तो बच्चे कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बन सकता है। उसके बाद अगला क्या है? द इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन। बिल्कुल सही बात है, इवेंट कैसा होना चाहिए बच्चे? अनसर्टेन होना चाहिए। वेयर द इवेंट इज सर्टेन और बाउंड हैपन द कॉन्ट्रैक्ट इज ड्यू टू परफॉर्म देन इट इज नॉट अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो जहां पर सर्टेन होती है, जहां पर हैपन हो सकती है, वो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। जैसे एग्जाम्पल को समझो, A agrees to sell his agricultural land. A agreed to sell his agricultural land to B after obtaining the necessary permission from the collector. As a matter of course, the permission was the generally guaranteed on the fulfillment of the certain formalities. It was held that the contract was not a contingent contract as grant of permission by the collector was almost the certainty। तो ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए अनसर्टेन होना जरूरी है। आइए हम लोग कुछ बात कर रहे हैं बच्चे रूल्स रिलेटिंग एनफोर्समेंट
के बारे में क्या मतलब होता है, हम इसके बारे में समझते हैं। तो आइए बच्चे हम लोग देखेंगे इसको। तो चलिए सबसे पहला अगर बात करें, द रूल्स रिलेटिंग टू एनफोर्समेंट ऑफ द कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट आर लेड डाउन द सेक्शन 32, 33, 34, 35 एंड 36 ऑफ द एक्ट। नंबर 1, सबसे पहला, एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट ऑन द इवेंट ऑफ हैपनिंग, यानी एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट ऑन द इवेंट ऑफ हैपनिंग, यानी सेक्शन 32 कहता सेज दैट where a contingent contract is made to do or not to do anything if the uncertain future event happens, it cannot be enforced by the law unless until the event has happened. If event becomes impossible, such contract becomes void. अगर अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, यानी अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल है तो void बन जाता है। तो यहां पर यही बताया गया है कि एनफोर्समेंट ऑफ अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ एनफोर्समेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट ऑन द हैपनिंग इवेंट हैपनिंग, यानी एनफोर्समेंट तभी पॉसिबल होगा जब ये इवेंट हैपन होगा। यानी सेक्शन 32 कहता है सेज दैट वेयर कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, जब भी कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग, जो अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट होगा, इट इज कैन नॉट बी एनफोर्स अ लॉ। तो इसको हम लॉ में नहीं लेकर के जा सकते हैं, कैन नॉट अनलेस until the event was happened, जब तक कि ये हैपन ना हो जाए। इफ इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल, अगर कोई भी ऐसा इवेंट जो इम्पॉसिबल नेचर के हैं तो आपका एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। आइए एग्जांपल को समझते। ए कॉन्ट्रैक्ट टू पे, यहां पर ए और बी के साथ एग्रीमेंट होता है। ए कॉन्ट्रैक्ट टू पे बी सम ऑफ मनी व्हेन बी मैरीज सी, बट यहां पर सी क्या हो गया, डाइज विदाउट बीइंग मैरिड टू बी, द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। यानी ए ने बी को कहा कि देख बी, मैं तुम्हें 5,000 रुपया दूंगा या तुम्हें मैं कुछ अमाउंट पे करूंगा जब तू सी के साथ शादी करेगा, और सी चल बसी, जब उनकी डेथ हो गई तो यहां पर पॉसिबल तो है नहीं, तो ये आपका एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। एनफोर्समेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट ऑन अ हैपनिंग एन इवेंट नॉट हैपनिंग, तो यहां एनफोर्समेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट, एनफोर्समेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट ऑन एन इवेंट नॉट हैपनिंग, जब इवेंट हैपन नहीं होगा। सेक्शन 33 सेज दैट वेयर अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज मेड टू डू, जब एक कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट मेड टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग if an uncertain future event does not happen, it can enforce only when the happening of that event becomes impossible and not before। यानी समझो, where P agrees to pay Q a sum of money if particular ship does not return। भाई साहब यहां पर P जो है Q को तभी पैसा देगा जब ये पर्टिकुलर जो शिप है वो रिटर्न नहीं आएगा। यानी द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स एनफोर्सेबल ओनली द शिप्स सिंक, जब यहां पर शिप डूब जाएगा, रिटर्न नहीं आएगा, तभी ये पैसा मिलेगा। एंड शो डैट इट कैन नॉट बी रिटर्न, इट कैन नॉट बी रिटर्न। चलो, वेयर ए एग्रीज टू पे सम, वेयर ए एग्रीज टू पे सम ऑफ मनी टू बी इफ certain ship does not return, however ship return back, here the contract becomes void। अगर यहां पर शिप्स जो है रिटर्न आ जाएगा, यहां पर शिप जो है रिटर्न बैक आ गया तो कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड बन जाएगा। वैलिड कब होता, जब शिप रिटर्न नहीं आता। अगली हम बात करेंगे बच्चे, आइए हम लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं। आइए चलिए, आइए बच्चे हम लोग देखेंगे यहां पर। तो यहां पर मैंने अभी बताया कि वेयर ए एग्रीज टू पे सम ऑफ मनी टू बी इफ सर्टेन शिप डज नॉट रिटर्न, अगर ये शिप वापस नहीं आता है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा, बट अगर ये शिप वापस आ जाते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या बन जाएगी, वापस से वर्ड बन जाएगा। ध्यान रखोगे। अगला सवाल है, अ कॉन्ट्रैक्ट वुड ceases to be enforceable, cease to be enforceable, it is contingent upon conduct of the living person when that is living person does something to make the event conduct impossible of the happening।
यानी सेक्शन 34 कहता है कि इफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज कंटिजेंट अपॉन, if a contract is if a contract is contingent upon as how a person will act as unspecified time, the event shall be considered as have to becomes impossible when such person does anything which rendered it's impossible that should act within the any definite time or otherwise under the further contingency। यानी फिर से समझेंगे बच्चे, यहां पर कहने का मतलब a contract would cease to be enforceable if it is contingent upon conduct of living person when that living person does something to make event and conduct as impossible happening। यानी सेक्शन 34 ये कहता है कि sees that if a contract is contingent upon as to how a person will act at an unspecified time, the event shall be considered as have to becomes impossible when such person does anything which rendered it is impossible he should so act within the definite time or otherwise then under the further contingency। यानी एग्जांपल को समझो, where A agrees to pay B, A agrees to pay B sum of money if B marries C marries, if B marries C and C marries D, this act of C has rendered the event of B marrying and C as a impossible। It is through possible if there is a divorce between C and D। जब तक C and D के बीच में डाइवोर्स नहीं होगा तब तक उसका कैसे रिलेशनशिप होगा। तो यहां पर समझो, यहां पर A है और B है। A ने B को कहा कि देख मैं तुम्हें पेमेंट तभी करूंगा तू जब सी के साथ मैरी करेगा। तो यहां पर देखो ए एग्रीज टू पे, ए एग्रीज टू पे, बी को दे रहा है सी जब से, और सी क्या कह रहा है, सी मैरिज डी। सी यहां पर किससे मैरिज करेगा बच्ची, देखो समझो, ए बी को कुछ अमाउंट तभी पे करेगा। समझिए इस पॉइंट को, ये अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको अच्छे से आ जाएगा। देखो यहां पर ए है, ए ने कहा कि हे बी मैं तुम्हें कुछ सम ऑफ अमाउंट पे तभी करूंगा जब तुम क्या करोगे, शादी करोगे किसके साथ, सी के साथ। अब यहां पर सी क्या कर रहे हैं बच्चे, समझो, ए ने कहा कि मैं तुम्हें बी को कुछ पैसा दूंगा तब जब सी से, इफ बी मैरिज सी, अगर बी सी के साथ शादी करेगा, और सी मैरिज डी के साथ, सी यहां डी के साथ कर रहे हैं तो बच्चे तभी पॉसिबल होगा ना। तो यहां पर इफ, ये इवेंट तभी पॉसिबल माना जाएगा इफ पॉसिबल इफ देयर इज अ डाइवोर्स बिटवीन सी एंड। तो इनके और इनके बीच में जब तक डाइवोर्स नहीं होगा तब तक इससे शादी कैसे होगा भाई। तो यही चीज तो इसमें बता रखा है कि a contract would cease to be enforceable, it is something contingent upon conduct of living person when living person does something to make the event or conduct impossible of happening। समझ में आ गया। अब समझिए यहां पर एक केस लॉस दे रखा है, फ्रॉस्ट वर्सेस किन नाइट। The defendant of promised to marry the plaintiff on the death of his father. While the father was still alive, he married another woman. It was held that the becomes impossible would she should marry to plaintiff and she was entitled to sue him for breach of contract। समझ में आ गया। तो सी और डी के बीच में जब तक डाइवोर्स नहीं होगा तब तक ये एग्रीमेंट पॉसिबल नहीं है। उसके बाद आगे हम बात करें कंटिजेंट ऑन अ हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट विद इन द फिक्स्ड टाइम। यहां पर जो हम बात करेंगे बच्चे, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट हैपनिंग तो हुआ है, स्पेसिफाइड इवेंट विद इन द फिक्स्ड टाइम। अब फिक्स टाइम की बात करें, पहले एग्जांपल को समझते हैं बच्चे, उसके बाद मैं समझाऊंगा, मेरा समझाने का अप्रोच अलग होगा। आइए, तो यहां पर ए प्रोमिसेस टू बी सम ऑफ मनी। ए जो है बच्चे यहां पर बी को कुछ सम ऑफ मनी पेमेंट तभी करेंगे, तभी पेमेंट हो पाएगी जब यहां पर इफ सर्टेन शिप रिटर्न विद इन द ईयर। अगर ये शिप है, मान लीजिए ये शिप है, अगर 1 साल के अंदर अगर रिटर्न आ गया तभी हम उसको कुछ पेमेंट करेंगे। ए ने कहा बी को कि देख भाई तुझे मैं जो ये पैसा तभी दूंगा जब ये शिप जो जा रहा है वो 1 साल में रिटर्न आ जाएगा। द कॉन्ट्रैक्ट में इन फोर्स इफ द शिप रिटर्न विद इन द ईयर। अगर 1 साल के अंदर अगर रिटर्न हो जाती है तो वैलिड माना जाएगा। एंड बिकम्स वाइड इफ शिप इज बर्न्ट विद इन द ईयर। अगर शिप जल जाता है
यानी शिप वापस नहीं आया, जल जाने का मतलब, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाएगा। क्या ये बातें समझ में आ गया? मुझे ये बताओ। ए ने कहा, हे बी, मैं तुम्हें कुछ पेमेंट तभी करूंगा जब ये जो शिप जो है ये वापस अगर 1 साल के अंदर, विद इन 1 ईयर के अंदर अगर आ जाता है इंडिया सही तरीके से, तो मैं तुम्हें पेमेंट करूंगा। बट यहां पर ध्यान रखेंगे, अगर वो शिप वापस नहीं आता है, अगर वो जल जाता है, तो यहां पर आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाएगा। चलिए, तो कंटिजेंट ऑन अ हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट विद इन द फिक्स टाइम। तो सेक्शन 35 सेज दैट कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट हैपन विद इन द फिक्स टाइम बिकम्स वॉइड इफ दैट एक्सपायरेशन ऑफ द टाइम ऑफ फिक्स, यानी एक्सपायरेशन दे दी कि 1 साल के अंदर आना पड़ेगा। सच इवेंट हैज नॉट हैपेंड और बिफोर द टाइम फिक्स, सच इवेंट इम्पॉसिबल, तो ये बन जाता है इम्पॉसिबल। समझ में आ गया? चलिए, कंटिजेंट ऑन अ स्पेसिफाइड इवेंट नॉट हैपनिंग विद इन द फिक्स टाइम। आइए इस एग्जांपल को समझते हैं, फिर हम बात करेंगे। यहां पर टाइम आपके लिए नॉट हैपनिंग विद इन द फिक्स टाइम, यहां पर एक फिक्स टाइम के अंदर हैपनिंग होना जरूरी नहीं है। तो आइए देखिए, ए ने कहा बी को कि मैं कुछ अमाउंट आपको पे करूंगा। देखो, ए प्रोमिसेस टू बी अ सम ऑफ मनी इफ सर्टेन शिप डज नॉट रिटर्न। ए ने बी को कहा कि देख, अब यहां पर जो शिप जो जा रहा है ना, अगर ये रिटर्न नहीं आएगा 1 साल के अंदर, तो मैं तुम्हें कुछ पेमेंट करूंगा। तो ये अगर रिटर्न नहीं आया तब तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा, बट ये रिटर्न आ गया तो ये वॉइड बन जाएगा। यही चीज बता रखा है बच्चे, ध्यान रखेंगे। अब देख लो, यहां पर नहीं आना चाहिए। द कॉन्ट्रैक्ट में एनफोर्स इफ सर्टेन शिप डज नॉट रिटर्न विद इन द ईयर और हिज बंड विद इन द ईयर, तो यही चीज बता रखा है। तो यहां पर द कंटिजेंट ऑन अ स्पेसिफाइड इवेंट not happening within the fixed time. Section 35 also says that contingent contract to do or not to do anything if a specified uncertain event does not happen within the fixed time may enforce by law when at the time fix has expired such event has not happened or before the time fix has expired, it becomes certain that such event will not happen. तो बच्चे ये क्या माना जाता है? अगर ये सिप रिटर्न आ जाता है तो वैलिड है, नहीं आता है तो ये वॉइड बन जाएगा। आइए, कंटिजेंट ऑन अ इम्पॉसिबल इवेंट, हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट के बारे में बात करेंगे बच्चे। यहां पर देखो, कंटिजेंट एग्रीमेंट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ इम्पॉसिबल इवेंट हैपन वॉइड वेदर इम्पॉसिबिलिटीज ऑफ द इवेंट इज नोन और नॉट टू द parties of agreement at the time when it is made. आइए एग्जांपल को समझते। ए एग्रीज टू पे बी, यहां ए बी को पेमेंट करेगा 1 लाख इफ सन राइजेस इन द वेस्ट ऑफ नेक्स्ट मॉर्निंग। दिस इम्पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ए कह रहा कि बी को मैं तभी पे करूंगा जब सनराइज जो है क्या करेगा बच्चे, सनराइज करेगा वेस्ट में इन नेक्स्ट मॉर्निंग, ये इम्पॉसिबल है। और एक्स X agrees to pay 1 lakh if two state lines should enclose a space agreement, ये भी बच्चे void का हिस्सा बन जाता है। आइए हम लोग बात करेंगे बच्चे, और एग्जाम में, आपके एग्जाम में ये डिफरेंस आता है बच्चे, तो इस बात का ध्यान रखना है आपको, और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए बच्चे, हम लोग बात करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड वेजरिंग एग्रीमेंट, ये दोनों में क्या डिफरेंस है, आपके एग्जामिनेशन का सवाल बन सकता है और आपके एग्जाम में आते भी हैं। तो मैं आपको सिंपल वर्ड में ये समझा दूं बच्चे, वेजरिंग एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है और इसके कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जब भी अगर डिफरेंस की बात करी जाएंगी तो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस, और दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो लोगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। तो चलिए, अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू with reference to a collateral event happening or not happening। ये क्या कहलाता है बच्चे, ये कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं, और कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट माने जाते हैं। सेकंड, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट का मतलब, वेजरिंग एग्रीमेंट इज अ प्रॉमिस टू गिव मनी
A wagering agreement is a promise to give money or money's worth with reference to uncertain event happening or not happening. हम उसको बच्चे क्या बोलते हैं? वेजरिंग एग्रीमेंट बोलते हैं। आइए उसके बाद हम बात करेंगे रेसिप्रोकल और प्रोमिसेस की बात करें। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में नॉट कंटेन रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, तो कभी भी कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में रेसिप्रोकल प्रोमिसेस नहीं ऐड करी जाती है, जबकि वेजरिंग एग्रीमेंट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। अनसर्टेन इवेंट की बात करें बच्चे, इन अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट द इवेंट इज कोलेटरल, यहां पर इवेंट कोलेटरल होगा। इन अ वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट अनसर्टेन इवेंट इज द कोर फैक्टर, यहां पर अनसर्टेन इवेंट जो है बच्चे कोर फैक्टर रहेगा। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में नॉट अ वेजरिंग इन नेचर, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वेजरिंग नेचर के नहीं होते, बट अ वेजरिंग एग्रीमेंट इज इसेंशियली कंटीजेंट नेचर। उसके बाद इंटरेस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज की बात करें तो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैव इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर इन द कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, और यहां पर वेजरिंग की बात करें द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैव नो इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर, कोई इनका इंटरेस्ट नहीं होता है। डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअलिटी ऑफ द लॉस लूज और गेन की बात करें बच्चे, यहां पर तक कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट बेस्ड ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअलिटी ऑफ द लूज एंड गेन, बट अ वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट इज अ गेम लूजिंग एंड गेनिंग अलोन ऑफ द मैटर्स। उसके बाद इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, वॉइड वेजरिंग एग्रीमेंट इज अ वॉइड एग्रीमेंट माना जाता है। समझ में आ गया? तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड वेजरिंग एग्रीमेंट या वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस है। आइए बच्चे उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। व्हाट डू मीन बाय द टर्म क्वासी? तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है बच्चे, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। आइए, ऐसा माना गया है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए, कंटेन एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का होना जरूरी होता है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का होना जरूरी होता है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के साथ साथ फ्री कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, फ्री कंसिडरेशन होना चाहिए, कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज होना चाहिए, यहाँ पर पॉसिबिलिटीज ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए, सर्टेनिटी होना चाहिए, सारी चीजें यहाँ पर होनी चाहिए, तभी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। आइए हम लोग बात करते हैं रिलेशन ऑफ रिजम्बलिंग। तो यहाँ पर अगर हम बात करें क्वासी कॉन्ट्रैक्ट दैट इज रिजेंबलिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करते हैं बच्ची, यहां पर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है आइए हम लोग समझते हैं। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसिस्टेंस। तो यहां पर जब भी अगर हम बात करते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बच्चे, तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब अक्वासी और कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट रेस्ट अपॉन द मैक्सिम्स, जिसका मतलब होता है नो मैन मस्ट ग्रो रिच आउट ऑफ अनदर लॉस, कोई भी व्यक्ति अमीर नहीं बनेगा दूसरे को नुकसान करके। तो लॉ कहता है अनजस्टिस तरीके से किसी को अमीर नहीं बनने देंगे और गलत तरीके से किसी को अमीर नहीं बनने देंगे। सिंपल वर्ड में मैं समझाता हूं, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि मैंने मान लीजिए अगर मैंने पैसे भेजना था, मैंने अगर पैसे भेजना था मान लीजिए रामलाल के अकाउंट में, बट मैंने गलती से वहां पर श्यामलाल के अकाउंट में भेज दिया पैसे, ये ट्रांसफर कर दिया, तो लॉ कहता है कि अनजस्टिस तरीके से हम किसी को अमीर नहीं बनने देंगे, यानी एक पार्टी की गलती होने की वजह से सामने वाला पार्टी उसका फायदा नहीं ले सकता है और हम उनसे क्या करेंगे, रिटर्न बैक हम लेंगे। समझ में आ गया? दिस इज कॉल्ड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। लॉ कहता है कि अनजस्टिस तरीके से किसी को अमीर नहीं बनने देंगे, पार्टी के साथ गलती हुई है, ठीक है, तो आप उसको ये नहीं करोगे। जैसे मान लीजिए हमने कुछ सामान आपको भेजा, मान लीजिए यहां पर मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को कुछ सामान भेजा था या गिफ्ट वगैरह भेजा था, बट यहां पर मिस्टर वाई के पास ना पहुंच करके उसके पड़ोसी के पास चला गया, नेबर के पास, और नेबर ने उसको कंज्यूम कर लिया। लॉ कहता है कि आपको वापस करना पड़ेगा, क्योंकि आपके वजह से एक पार्टी का नुकसान नहीं होना चाहिए, तो इसका भरपाई आपको देना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। आइए बच्चे हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं इसमें, जैसे टी अ ट्रेड्समैन लीव गुड्स एट सी's हाउस बाय द मिस्टेक, सी ट्रीट द गुड्स एज हिज ओन, सी बाउंड टू पे द गुड्स। सी ने इसको एज्यूम कर लिया कि मेरा ही गुड्स है, तो ऐसा आप नहीं कर सकते, आपको वापस करना पड़ेगा। ए पे सम मनी टू बी, ए पे सम मनी टू बी बाय मिस्टेक, ए ने बी को गलती से पैसा भेज दिया, इट इज रियली ड्यू टू शी बट सी मस्ट रिफंड मनी टू ई, उसको रिटर्न करना पड़ेगा। यही एग्जांपल है कि ए फ्रूट पार्सल इज डिलीवर्ड अंडर द मिस्टेक बाय टू आर हु कंज्यूम्स द फ्रूट्स थिंकिंग देम
birthday present, R must return to the parcel or pay for fruits, although there is no agreement between R and true owner, yet the bound to pay द लॉ रिगार्ड्स अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. लॉ कहता है आपको वापस करना पड़ेगा, आप इस तरह से फायदा नहीं उठा सकते हैं. दिस रिलेशन आर कॉल्ड क्वासी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन. इन इंडिया इट इज ऑल्सो called as certain relation resembling those क्रिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट. आइए इसके कुछ साइलेंट फीचर्स की बात करते हैं. इसेंशियल फीचर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या इसका इसेंशियल फीचर्स है बच्चे, उसके बारे में हम लोग देखेंगे. आइए इसको हाईलाइट करके मैं दिखाता हूं आपको, चीजें सही तरीके से समझ में आएगी, आप यहां पर देखेंगे. तो आइए हम लोग इसको देखते हैं बच्चे. एक बार इसको मैं मिटा दूं, फिर उसके बाद हम लोग इसको सही तरीके से देखेंगे कि इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट या इसेंशियल फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है किसके लिए, तो एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए. ये बहुत जरूरी है बच्चे. आप क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को और बेहतर तरीके से जानना चाहते हो तो आपको ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए, उसके बारे में फीचर्स अगर समझ में आ गया तो और बेहतर तरीके से आप समझ पाओगे. और ये साइलेंट फीचर की अगर बात करें बच्चे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के, द फर्स्ट प्लेस such a right is always a right to money and generally through not always to liquidity sum of money. Secondly, it does not arise from any agreement of the parties concerned. मैंने मान लीजिए मैंने पैसा भेजना था रामलाल को, गलती से श्यामलाल के पास चला गया. क्या श्यामलाल और मेरे बीच कोई एग्रीमेंट था क्या? नहीं था, बट फिर भी मेरे से गलती होने की वजह से वो पैसा उसके अकाउंट में चला गया. लॉ कहता है अनजस्टिस तरीके से किसी को अमीर नहीं बनने देंगे तो आपको रिफंड करनी पड़ेगी, ध्यान रखिएगा. बट इट इज नॉट इम्पोज्ड बाय दी बट इट इज इम्पोज्ड बाय द लॉ. ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो है लॉ क्रिएट करता है, इस बात का ध्यान रखोगे. चलो आइए हम लोग आगे बात करते हैं बच्चे. थर्ड पॉइंट में क्या है बच्चे, यहां पर हम लोग बात करेंगे थर्डली, it is right which is available not against all the world but against a particular person and persons only, so that in this respect resemble is a contractual rights. आइए बच्चे हम लोग बात करते हैं केसेस डीम्ड एज अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. तो आइए हम लोग बात करते हैं यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपके एग्जामिनेशन में जो पूछे जाते हैं, जहां से केस स्टडीज बनते हैं बच्चे एग्जामिनेशन में, जिसको कहते हैं क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई. क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाइड यानी सेक्शन 68 कहता है कि यहां पर कोई भी नेसेसरी सामान अगर आपने गुड्स को सप्लाई करा है किसी पर्सन, डिपेंडेंट पर्सन या माइनर को, तो आप उसके प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकते हो, पर्सनली रिकवर नहीं कर सकते हो. बट ध्यान रखेंगे नेसेसरी होना चाहिए, घर कपड़ा मकान लग्जरी आइटम नहीं होंगे. पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन यानी सेक्शन 69. उसके बाद ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन एंजॉयिंग बेनिफिट्स नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट सेक्शन 70 भी कहता है कि ये होना चाहिए कि कौन से केसेस में डीम्ड एज ए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कब माना जाएगा. रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स की बात करें सेक्शन 71 कहता है, और मनी पेड बाय द मिस्टेक अंडर द क्वेश्चन यानी सेक्शन 72 कहता है बच्चे. तो ये क्या है, हाई क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है. समझ में आ गया. आइए हम लोग बात करते हैं अंडर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 रिलेशनशिप ऑफ द क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एंड डीम्ड टू बी कम इनटू एग्जिस्टेंस द 5 डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस व्हिच शैल बी presently deliberate upon the, but it may be noted that none of these cases come into existence of any contract between the parties in a real sense due to the peculiar circumstances in which the press law imposed in ईच ऑफ दीज केसेस. यहां पर कानून जो है इसको अप्लाई करता है, इट इज क्रिएटेड बाय लॉ. तो यहां ध्यान रखेंगे क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू पर्संस इनकैपेबल और कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी यानी सेक्शन 68 कहता है कि कोई भी अगर गुड्स अगर आप सप्लाई कर रहे हो उस व्यक्ति को जो इनकैपेबल है या माइनर है, तो आप उसको रिकवर कर सकते हो गुड्स, बशर्ते कि वो नेसेसरीज होना चाहिए. इफ अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर एनीवन होम ही इज लीगली बाउंड टू सपोर्ट is supported by another person with necessary suited his condition in life, the person who is furnished such supplies is entitled to reimbursement from the property of such incapable. यानी उसके प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकते हो. जैसे A supplied B a lunatic, A supply B a lunatic or minor with necessary suitable to his condition in life, A is entitled to reimbursement from B के प्रॉपर्टी से कर सकता है. ध्यान रखेंगे. तो बताया गया है to establish his claim the supplier must prove not only that the goods were supplied to person who is minor or lunatic but also they are suitable to his actual रिक्वायरमेंट्स. तो बच्चे ध्यान रखें एक्चुअल उसके रिक्वायरमेंट्स होना चाहिए, उसका आने से काम नहीं चलेगा, ध्यान रखेंगे.
आइए हम लोग बात करते हैं पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, यानी सेक्शन 69 कहता अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी विच अनदर इज बाउंड बाय द लॉ टू पे, हु देयर फोर पे इट इंटाइटल टू रिमर्स बाय द अदर। यानी बी होल्ड्स लैंड इज बंगाल, बी होल्ड्स लैंड इन बंगाल ऑन द लीज गारंटेड बाय ए, the jamindar revenue payable by a, the government being in arrears, his land is advertised for sale for the government under the revenue law. Consequences of sale will be an annulment of the b's lease, b prevent the sale of the consequent annul annul annulment of his own lease, pays to a government to sum of dues from A is bound to pay। कहने का मतलब जो है A जो है यहां पर होल्ड कर रखा है लैंड बंगाल का, और यहां पर अगर बात करें लीज गारंटेड बाय द जमींदार, तो यहां पर उस मकान का जो है कुछ मतलब ड्यूज पड़ा हुआ था, या हम कह सकते हैं कुछ एरियर्स था। तो जो एरियर्स पे किया गया है तो वो एरियर्स हम क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, मैं सिंपल वर्ड में ये समझाना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए यहां पर मिस्टर एक्स है और यहां पर क्या है, मिस्टर वाई है। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई का क्या करा है, मान लीजिए कार परचेज करा है, बट कार का कुछ ईएमआई बाकी था जिसको पे किसने कर दिया, मिस्टर एक्स ने। तो मिस्टर एक्स आप क्या कर सकता है, मिस्टर वाई से रिकवर कर सकता है। यही तो है, सिंपल वर्ड में समझो। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के बीच में एग्रीमेंट हुई है, ठीक है, कि मैं अपना कार तुम्हें बेचना चाहता हूं, और मिस्टर वाई ने क्या, मिस्टर एक्स के का यहां जो है मिस्टर एक्स जो है, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के बीच में एग्रीमेंट है कि मैं अपना कार बेचना चाहता हूं, लेकिन यहां पर बची कुछ ईएमआई बाकी था जो मिस्टर वाई ने पे करा है। तो मिस्टर वाई किससे रिकवर करेंगे, मिस्टर एक्स से करेंगे। मिस्टर एक्स का कार है, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को कार बेचा, कुछ ईएमआई बचा हुआ था जिसको पेमेंट किसने करा, मिस्टर वाई ने। तो मिस्टर वाई किससे रिकवर करेगा, तो मिस्टर एक्स से। सिंपल वर्ड में समझो। उसके बाद ऑब्लिगेशन ऑफ द पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट्स नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट, यानी सेक्शन 70 कहते हैं इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 70 ऑफ द एक्ट वेयर द पर्सन लॉफुली डज एनीथिंग और अदर पर्सन delivers anything to him not intending to do gratuitously or such other persons enjoy benefits thereafter later bound to pay compensation for former respect of restore। तो यहां पर कुछ चीजें बता रखा है। thus follows that should succeed plaintiff must prove that he had done the act or had delivered at lawfully होना चाहिए, that he did not do so gratuitously and that the person enjoy benefits। यहां पर बच्चे एक केस लॉज दे रखा है, उसको देखेंगे। केस लॉज के बारे में भी हम सेपरेट कराएंगे, तो वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे सभी। मैं पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हम जो है केस स्टडी लेकर के आएंगे, तब वहां पर हम आपको आपके साथ डिस्कस करेंगे बच्चे। तो आइए हम लोग यहां पर समझते हैं द प्रूफ इलस्ट्रेटेड बाय द केस लॉ। तो ये केस लॉज के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे ए एज ट्रेड्समैन लीव द गुड्स टू बीस हाउस बाय मिस्टेक, बी ट्रीट हिज गुड्स एज हिज ओन, बी ही इज बाउंड टू पे फॉर ए देम। उसके बाद हम बात करते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। सेक्शन 71 कहता है कि क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जैसे मान लीजिए आप रास्ते में चल रहे थे, आपको गुड्स मिल गया या आपको कुछ गुड्स मिला है, अ पर्सन हु फाइंड द बिलोंगिंग टू अनदर and takes them into his custody is subject to same responsibility as a belly। तो आपको गुड्स का टेक केयर ऐसे करना जैसे कि आपका ही गुड्स है, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लॉ मेकर ने क्रिएट करा है बच्चे। तो आइए समझते हैं। टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ द प्रॉपर्टीज एज मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड टेक नो राइट टू अप्रोप्रिएट द गुड्स एंड टू रिस्टोर द गुड्स इफ ऑनर इज फाउंड। जब तक वो ऑनर नहीं मिल जाता तब तक उसको गुड्स को रखना है। समझ में आ गया, क्लियर है पॉइंट्स। और उसके बाद मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर कोर्शन, जब सेक्शन 72 कहता पर्सन टू हुम मनी हैज बीन पेड और एनीथिंग डिलीवर्ड बाय द मिस्टेक और अंडर कोर्शन मस्ट रीपे रिटर्न इट। एवरी काइंड ऑफ पेमेंट ऑफ मनी डिलीवर गुड्स एवरी टाइप्स ऑफ मिस्टेक रिकवरेबल। ये समझ लीजिए, तो ये सारे के सारे रिकवरेबल होगा, इस बात का ध्यान रखोगे। अ पेमेंट ऑफ म्युनिसिपल टैक्स मेड अंडर द मिस्टेकन बिलीव or because of the misunderstanding of the terms of the lease can be recovered from the municipal authorities. The above laws is aimed by the Supreme Court in case of sales tax officer versus यहाँ पर जो है
कन्हैया लाल AIR 1959 SC 835 है। समझ में आ गया बच्चे? ते सारे के सारे क्या था, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के कुछ इसेंशियल फीचर्स थे। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चे, एक होता क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और एक होता कॉन्ट्रैक्ट। आइए दोनों में डिफरेंस को समझते हैं, क्या डिफरेंस होता है। तथा यहां पर इसेंशियल फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, इसेंशियल फॉर अ फॉर्मेशन ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आर absent, यहां पर absent होता है। बट कॉन्ट्रैक्ट में द इसेंशियल फॉर अ फॉर्मेशन ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आर प्रेजेंट होते हैं। ऑब्लिगेशन की बात करें, इम्पोज्ड बाय लॉ, इट इज क्रिएटेड बाय कंसेंट ऑफ द पार्टीज। तो ये दोनों के बीच में कुछ सिमिलर डिफरेंस था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी हम लोग अगले यूनिट के साथ मिलते हैं, अगले पार्ट में हम लोग मिलेंगे, अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं। यहां तक आप लोग रिवाइज करोगे और बेहतर तरीके से मैंने कॉन्सेप्ट को समझाया है, एक एक कॉन्सेप्ट बारीकी से समझाया है, आप लोग स्टडी करोगे। बाकी कोई भी सवाल होता है, कोई भी आपका डाउट्स होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताओगे। और बाकी हम लोग मिलते हैं अगले पार्ट में। इसके नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।